आप महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, उसका गठन हुआ है। उस आरएसएस के फंडामेंटल्स में ऐसा क्या है कि ओबीसी समाज के लोग और आरएसएस के बीच एक शंका का वातावरण हमेशा रहता है। एक तो जिक्र शरद गुप्ता जी ने किया कि नीट जब उन्होंने लाया तो ओबीसी को छोड़ दिया। 1-2 साल तक जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें ओबीसी को कुछ नहीं मिला है। लेकिन वैसा फंडामेंटल्स में ऐसा क्या है जिस वजह से इस तरह की चीजें होती है? नहीं, अभी शरद जी जो बोल रहे थे उसमें से एक सेंटेंस में लेता हूं कि दलदल में ही कमल फूलता है। कमल जो खिलता है वो दलदल में ही खिलता है। और ये ओबीसी और संघ का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने कई बार कहा है कि संघ की आइडियोलॉजी वो सिर्फ खुद को देश के मालिक समझते हैं और बाकी सब समाज उनके लिए 2 जून के रोटी के मालिक है। ये मोदी ने, किसी ने मांग भी नहीं करी थी तो मोदी ने खुद को ओबीसी में डाला। वो प्लानिंग था उनका। ओबीसी में डाला तो सब ओबीसी को लगा कि हमारा पंतप्रधान हो गया। लेकिन ओबीसी को यह मालूम नहीं कि भले मोदी जी पंतप्रधान है, प्रधानमंत्री है, लेकिन उनको मिलने के लिए भागवत नहीं जाएगा दिल्ली, मोदी जाएगा नागपुर। तो ये मालकीन हक है और ये ओबीसी समझते नहीं। अभी जब पिछड़े जातियों का ये सम्मेलन ले रहे हैं तो पहले इनके लिए 7 साल में इस सरकार ने छोड़ा ही क्या है? बैंक बेची, एलआईसी बेची, सार्वजनिक उद्योग बेचे, रेलवे बेची, पीछे रखा क्या है? और वो सब किसके पास गया है? यही जो मैं कहता हूं कि जहरीली जो सोच है मनुवादी और मनीवादियों के हाथ में सब गया। अभी इनके हाथ में क्या रहा है? और दूसरी बात देखो ना, आरक्षण देखो तो आरक्षण तो अभी खत्म हो गया। जो भी पद खाली है उसमें ये लोग भरते नहीं। वहां भी संघी बैठे हैं और काम चल रहा है। करोड़ों पद, लाखों पद खाली है। रेल गई, सार्वजनिक उद्योग गए तो सब नौकरियां गई। अभी 2.5 लाख कंपनियां कम से कम इस पीरियड में बंद हो गई। 600 कंपनियों का बिक्री हो गई और कम से कम 25,000 मिलियनर भारत छोड़ के बाहर गए। वो संपत्ति भी गई। देश में है क्या इनके लिए? यदि ये पिछड़े को साथ लेने की बात कर रहे हैं तो उनको पिछड़ों ने पूछना चाहिए। लेकिन अभी वो दलदल है, तो दलदल में जब कमल की चलती है तो सवाल करेगा कौन? आपके सब संवैधानिक संस्था है, मीडिया, यदि इस देश को सही रास्ते पर लाने में मदद ही नहीं कर रही है और बोल ही नहीं रही है कि क्या सच चल रहा है। आज मोदी जी ने भाषण किया, 100% झूठा था। 10 बार उन्होंने नेशन को संबोधित किया, 10 बार कोरोना पीरियड में। पहला 22 मार्च को और उसके बाद बार बार जो अभी सबकी। और क्या किया? हर समय झूठ बोला। पहले 20 लाख करोड़ का, अभी तो 100 लाख करोड़ का बोल रहे, 100 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे। तो ये सब हमारे मराठी में कहते हैं कि सब बातें सिर्फ बोलने की है, जमीन पर तो कोई उतरा नहीं, उतरता नहीं और उनको कोई सवाल नहीं करता। सवाल मीडिया वाले हमसे करते, आपको मोदी से क्या दिक्कत है? अरे मोदी ने देश को 100% बर्बाद किया है, उनको पूछो ना, हमको क्यों पूछते? ये दूसरी बात, ये जो मागास जिनकी पिछड़ों का ये सम्मेलन ले रहे हैं, दलितों के क्या हाल है? अभी आप देखेंगे कि ये हाथरस अभी कल का ये आगरा और कई लिस्ट है इतनी बड़ी। गुजरात से शुरू हुआ, दलितों का लिंचिंग शुरू हुआ और पिछड़ों का भी ये शुरू हुआ। तो ये जो पिछड़ों के लिए सम्मेलन ले रहे हैं, ये यदि पिछड़ों को सही जो देश में जमीनी हकीकत उनको मालूम होती तो सम्मेलन में जाएंगे नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछड़ों के लिए तो आरक्षण था ना, तो आरक्षण खत्म होने के बाद पिछड़ों के लिए अभी रहा क्या है? 2 जून की रोटी मोदी जी दे रहे हैं, ये तो अंबानी भी दे सकता है देश चलाने के लिए।
2-2.5 लाख करोड़ की रोटी देने में क्या लगता है? तो ये आज के माहौल में ये जो कर रहे हैं, ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से और सभी संवैधानिक संस्थाएं जो है, जो अपना जमीर खो बैठी है, सभी, मैं किसी को छोड़ता नहीं। अभी मैंने पिछली बार भी आपको बोला है कि मेरा एक पाव जेल में, एक पाव घर में है। जुडिशरी तक सबने अपना जमीर खो दिया है। इसलिए मोदी को पाटिल साहब, हमारे चैनल पर अगर एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को अगर ये कहना पड़ रहा है कि हमारा एक पांव को जेल में और एक पांव बाहर है, सही बात है। ऐसे हालात में कल्पना की जा सकती है। पूरा देश जानता है कि बीजी कोलसे पाटिल कोई टीटीवी दिनाकरण नहीं है कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की नौबत आए, कोई रामास्वामी नहीं है। फिर ये नौबत यदि है तो वाकई चिंता की बात है। नहीं, मैंने तो कई बार बोला, देखो, मैंने मालूम नहीं, आप पिछली बार हमारा सब्जेक्ट अलग था, हम और पानसरे, डॉक्टर पानसरे, कॉमरेड पानसरे और मैंने हु किल्ड कर सब्जेक्ट लिया था। क्यों लिया था? तो एक्सपर्ट बोलता है कि इस्माइल और कसाब की एक भी गोली, एक भी बुलेट की इंजरी करकरे के बॉडी पर नहीं है। तो करकरे किसने मारा? ये सब्जेक्ट लेके हम लड़ रहे थे, पानसरे खत्म हो गए। अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून बनाने के लिए मेरे गुरु जस्टिस सावंत और हम, एक मानव करके एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और दाभोलकर करके, हम चारों जनों ने कानून बनाया। दाभोलकर गए, न्यायमूर्ति लोहिया के लोग जो शाह को तकलीफ दे रहे हैं इसके बारे में, मेरे पास लोहिया के एक डिस्ट्रिक्ट जज और 2 लॉयर आए थे, उनको भी मरवाया। तो मैं तो जिंदा हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि, और ये एल्गार परिषद तो मैं था संयोजक, जिसमें जिनको अरेस्ट किया है उनकी हमारी आइडेंटिफिकेशन परेड ली, तो भी वो आपको पहचानेंगे नहीं। तो उन्होंने हमको पैसा दिया, और ये मोदी के मर्डर के लिए आए थे। पहली उनकी ये केस थी, अभी बदली उन्होंने, एनआईए ने। लेकिन तो हम बचे नहीं क्या? जब सब लोग अंदर है, संयोजक बाहर है, और संयोजक न्यायमूर्ति सावंत थे, जस्टिस सावंत थे, वो उस दिन बीमार हो गए, इसलिए मुझे वो सब भार संभालना पड़ा। तो हम जो कर रहे हैं, हम तो प्रामाणिकता से, हम न जात मानते हैं, धर्म मानते हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी संगठन के खिलाफ नहीं। हम नम्रता पूर्वक कहते हैं कि हमें सिर्फ हमारे देश के विकास की पड़ी है। हमारे देश के जो ये कहते हैं कि हम मालिक है, और बाकी सब जो, जिनको ये कहते हैं कि तुम दूध चून की रोटी का अधिकारी है, अब तिलक भी पड़ी है, तो उनके लिए हम काम कर रहे हैं कि भाई हम 2 जून की रोटी के मालिक नहीं, हम देश के मालिक। कोलसे पाटिल साहब, आप अभी, रविकांत जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि यहाँ नागरिक होने का अधिकार, नागरिक बोध को खत्म कर दिया गया है। कहीं न कहीं एक उन्मादी भीड़ में जनता को तब्दील किया जा रहा है। आज कुपोषण का सवाल है, पिछड़े और दलित सबसे ज्यादा कुपोषित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन की बात है। हालांकि कोरोना काल में तो जो जिस समता की कल्पना भारतीय संविधान निर्माताओं ने की थी, उस समता के स्तर पर भारत में शिक्षा के मामले में नरेंद्र मोदी जी ही लेके आए हैं। उस इक्वालिटी के लेवल पे भी कोरोना काल में सबको घर बिठा दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे भी सबको घर बिठा दिया है। तो एक तरफ जो क्वालिटी एजुकेशन है वो एकदम नहीं मिल रही है सबसे ज्यादा किसी सेक्शन को, तो वो सेक्शन पिछड़ा और दलित का है। उनकी जाति जनगणना की मांग, उनके इशूज को एड्रेस करने की मांग, जेंडर इनइक्वालिटी, महिला शिक्षा का सबसे निचला और गिरता स्तर कहीं पर है तो पिछड़े वर्गों और दलितों में। इन सब सवालों को परे रखकर सिर्फ एक तरफ कि हम हिंदू हैं, और हिंदू सिर्फ इसलिए है कि हमें जाकर मुसलमानों को मारना है, वो भी नहीं है। ये कौन सा मतलब है? ये भी नहीं है, उनको मुसलमानों को भी नहीं मारना है, लेकिन हिंदू के छत्र के नीचे ये सब, मैंने जो बोला ना अभी, हम देश के मालिक है, देश के मालिक का मालकीना हक रखने के लिए ये हिंदू के नाम पर हम सब पर जुल्म कर रहे हैं, और ये जानबूझकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कैलकुलेटेड मूव है ये। मैं अभी शरद जी को सुन रहा था, वो बोले समरसता। समरसता का मतलब शरद जी, समता नहीं है। समता और समरसता जमीन आसमान का फर्क। समरसता यानी तुम जहां है वहां रहो और हम साथ आए, तुम जहां है वहां रहो। और अभी प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, मैं सबको विनती करता हूं कि आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा अतिरेकी हूं, लेकिन सब जब हम इतिहास पढ़ेंगे
चारवाक पढ़ो, गौतम बुद्ध पढ़ो, महावीर पढ़ो, अगदी कबीर, छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ो, सब पढ़ो। जो जो अच्छा काम करने वाले इस देश में पैदा हुए, उन सबको इन हरामियों ने खत्म किया, खत्म किया। तो ये सोच, हरामी सोच, ये जो सोच है, इसको हम पहचानते नहीं। अभी ये किसान नेता बोले कि मैं बीजेपी में था। अरे तुम जाते कैसे हो? यदि कुछ आप सोच विचार के सोचेंगे तो मोदी भी हमारा नहीं, ये सरकार भी हमारी नहीं, और हमारा इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम होना चाहिए कि जो भी अच्छा देश में हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन हो या कुछ भी हो, इनके हमेशा विरोधी रहे। आज बोले आजाद हिंद सेना का जन्मदिन या कुछ है, आजाद हिंद सेना को पैरेलल सेना खड़ी करी इन्होंने ब्रिटिशों के लिए, और बोलते सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं। भगत सिंह को आंदोलन छोड़ो करके प्रयास किया इन लोगों ने, भगत सिंह को, ये विवेकानंद को अमेरिका जाने नहीं दिया इन लोगों ने, और बोलते अमेरिका, हाँ विवेकानंद हमारा है। सरदार पटेल को क्या क्या कोसा, और सरदार पटेल ने इनको क्या क्या कहा, सब मैटर, सब रिकॉर्ड है, तो भी बोलते। तो ये क्या कर रहे हैं कि हमें हमेशा गुमराह कर, झूठा इतिहास, झूठी नीतियां, झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना कि अभी मैं एक एक सेंटेंस बोलने के लिए डरता हूं कि कहीं गलत न हो जाए। उनको बिल्कुल फिक्र नहीं। पाटिल साहब, इस देश की जनता के बीच ये एक बड़ी धारणा है कि इस देश के सबसे बड़े हिस्टोरियन है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो 3-3 शताब्दियों के संत को एक साथ बिठा लेते हैं। वो चाणक्य को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बना देते, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में, जबकि वो तक्षशिला में थे। वो यहाँ तक करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का महान शासक बता देते हैं, सिकंदर को पटना पहुंचा देते हैं। उनसे बड़ा इतिहास ज्ञानी इस देश में नहीं है कोई। भगत सिंह को अनुमान पहुंचा देते हैं, और उनको कोई सवाल नहीं करता, सवाल नहीं। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजरात के मिट्टी के, और वो लंदन में मरे, और नेहरू ने उसकी दखल नहीं दी। तो ये इसके ऊपर जाए तो हम ये घंटा हमको कम पड़ेगा। पाटिल साहब, हो सकता है कि थोड़ा सा भ्रम में हो। एक्चुअली गुजरात से बंगाल श्यामा प्रसाद, बंगाल से गुजरात श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए हो या नहीं गए हो, लेकिन कच्छ से जो बंगाल गए हैं दिनेश त्रिवेदी, उनकी पार्टी में आ गए हैं। हो सकता है कोई नया इतिहास उन्होंने बता दिया हो, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। यही बोल रहा हूं कि यदि ये बात करेंगे तो बहुत होगा। हम एक आपका चैनल पे 1 घंटा कम पड़ेगा। तो मैं इतना ही बोलता हूं कि यदि हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, इनको मनुस्मृति आपने पढ़ी होंगी, तो हम सबको कानून से शिक्षा लेने में बंदी थी, 100% बंदी थी। 1.5% ब्राह्मण सिर्फ शिक्षा ले सकते थे। और अभी ये जाति के बोलने के मेरा इरादा नहीं है, लेकिन जो इतिहास है वो बताना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ कि जब इनको लगा कि हम पढ़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि तुम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ेंगे। तो सिलेबस इन्होंने तय किया। फिर बाद में जो महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू, इन्होंने जो पहले पेरियार ने जो काम किया, तो वो कहते थे कि जिस व्यवस्था ने आपको पढ़ने नहीं दिया, उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए आप सैनिक हैं। अभी ये सब जाति की बात कर रहे थे, शरद जी कर रहे थे, आप सब कर रहे थे। ये सब जाति के लीडर क्या है? वो सब दुकानदार है। अपने जाति को बेचने के लिए वो लीडर बनते हैं। किसी जाति का को किसने भला किया क्या? मैं तो अभी चैलेंज के साथ कहता हूं, क्या देश में अभी सभी नेता, दलितों के, पिछड़ों के सब नेता ले लो तुम, ये क्या कर रहे हैं? ये तो मोदी के साथ अपने अपने जाति को लूट रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। इनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब अभी देखो, अभी इन्होंने बात की किसान नेता ने, यदि किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हाथ जाती है तो रोटी की तिजोरी में गई ना, अंबानी अदानी की तिजोरी में गई। जैसा कोरोना में हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था और 10 रुपए का सिलेंडर 50-50 हजार लोगों को 50-50 हजार को लोगों ने खरीदा, घर बार बेच के खरीदा, तो भी मरे। तो रोटी के बिना तो हम सब तड़प तड़प के मरेंगे। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूं, आपको लगता है कि मैं थोड़ा कि भाई वैसे भी आप घर में सड़के मरने वाले हैं, तो अरे चलो हम सब रास्ते पर जाएंगे संविधान के दायरे में।
अहिंसात्मक मार्ग से यदि हमारे जैसे लोग बोलेंगे, आपको आपको अभी डर लगा कि मैं कैसे जिंदा रहता हूं, सबको मालूम है। मुझे ऐसा ही पूछते हैं कि आप आज तक जिंदा है, मैं हाँ बोलता हूँ, ठीक है जिंदा है, लेकिन मुझे मरने का डर नहीं है। मुझे जो डर है ये देश के बर्बादी का डर है। और सही मायने में हमको, मुझे क्या घर में बैठने क्या दिक्कत है, लेकिन मैं 47 एज में मैं जजशिप का रिसिग्नेशन देके बाहर आया हूं, और तब से मैं 35 साल काम कर रहा हूं। और 1976 से कहता हूं कि मनुवादी सोच ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। तो मनुवाद के बारे में तो उत्तर हिंदुस्तान में बोलना मुश्किल है। तो मुझे तो अभी किसान के ही सभी बॉर्डर पर जब मैं भाषण करता हूं, जाता हूं, तो बोलते आप जातिवादी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैंने क्या बोला? अरे तुम जमीन के मालिक है, ये मनुस्मृति में नहीं बैठता। मनुस्मृति कहती है कि तुम्हें किसी मालकीन हक की जरूरत नहीं। और ये गोलवलकर, सावरकर और तिलक के आइडियोलॉजी में लिखित है कि तुम जाके संसद में जाके क्या करेंगे, कि हल चलाएंगे? तुम दर्जी जाके क्या कैंची चलाएगा? ये उनके लिखित है। तो ये जो लिखित है ये उत्तर हिंदुस्तान के लोगों को मालूम नहीं। और जो हम कह रहे हैं तो हमें अछूत समझकर बाजू रख रहे। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो आज तक जो हम सब जिसको बुद्धिवादी कहते हैं, सोचने वाले कहते हैं, हम सब माफ करो नालायक निकले, इसलिए इनकी चलती है। यदि हम सब डट से ना जेल को डरेंगे, ना पुलिस को डरेंगे, ना मरने को डरेंगे, कहेंगे तो ये बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। और ऐसे लाखों लोग चाहिए। जी शरद गुप्ता जी, तो मैं आपको विनती करता हूं, जो जिक्र भी पाटिल साहब ने किया कि जिस प्रकार से एक सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखने की मानसिकता है समाज के कुछ वर्ग विशेष के लोगों को, एक खास संगठन में खास विचारधारा के लोगों के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा जातिगत सम्मेलन कर लोगों को बरगलाया जा रहा है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे के देहांत के बाद विधानसभा में एकनाथ खड़से या किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को या दलित वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। कल्याण सिंह राम प्रकाश गुप्त के बाद जिस प्रकार से आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, उसमें केशव मौर्य को भी मोहरा कभी बनाया गया, कभी 2007 में फिर कल्याण सिंह को मोहरा बनाने की कोशिश हुई। तो ये हर जगह जो मोहरों की राजनीति होती है, बार बार जनता कैसे इसमें फंस रही है? उनकी मूलभूत समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। योगी कौन से क्लास का है? योगी जो है ये नाथपंथी है। नाथपंथ का जन्म ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ हुआ। जो भी मैं बोल रहा हूं, चारवाक से आज तक जो लोग आए उन्होंने ब्राह्मण्यवादी ताकतों के खिलाफ खड़े रहे, और उनको उनका क्या हुआ वह सब हिस्ट्री जानती है। कबीर शिव छत्रपति शिवाजी। तो ये जो हो रहा है आज भी, तो यही हो रहा है, वही चल रहा है। और हम लोग उसके ऊपर सोच नहीं रहे और डट से बोल नहीं रहे। हम खुद के इंटरेस्ट में या मरने के डर से, हम जेल के डर से हम बोल नहीं रहे। तो हम सबको विनती करते हैं कि अरे घर में बैठ के सड़के मरने के बजाय चलो मरेंगे, लेकिन अभी प्रोफेसर साहब है, क्या स्टूडेंट पे एजुकेशन का कुछ असर है? और हमको क्यों पढ़ाया, किसने पढ़ाया, ये भी मालूम नहीं।